अगला एक्ट हमारा है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। पॉस्को एक्ट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। कौन से एक्ट के नाम से? पॉस्को। आसाराम बापू का जो संत हैं उनका प्रकरण इसी के अंतर्गत है। छोटे बच्चों के अब्यूज से संबंधित केस उनके ऊपर चल रहे हैं। छोटा सा एक्ट है, 46 धाराओं का एक्ट है। कुछ चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है इसमें। टोटल चैप्टर 9 है, सेक्शन 46 हैं, एक अनुसूची है। आर्टिकल 15 और 39 से संबंधित एक्ट है। रिलेवेंट आर्टिकल हैं 15-39 जो बच्चों के बारे में बताते हैं। आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 39 में बच्चों के बारे में बताया गया है। 32 नंबर का एक्ट है 2012 का। 19 जून 2012 को इस पर सहमति मिलती है। हमारे राष्ट्रपति महोदय की सहमति मिलती है 19 जून 2012 को। यहाँ पे कुछ चीज़ें और आपको मिलेंगी यहाँ पे। वो ये हैं कि इसका क्राइटेरिया कहाँ तक सीमित है बच्चों के अपराधों के संबंध में। जैसे अपन देखते हैं लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न, अश्लील साहित्य के अपराधों से मतलब पोर्नोग्राफी, बालकों का संरक्षण करने। तो इन 2-3 प्रकार के अपराध, सेक्सुअल असॉल्ट ना हो, सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, पोर्नोग्राफी ना हो बच्चों के संबंध में, इससे प्रोटेक्ट करना है बच्चों को। ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करना है। विशेष न्यायालय की स्थापना करना है ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए। 2 ही मेन पर्पज है कि प्रोटेक्ट किया जाए बच्चों को ऐसी 2-3 चीज़ों से, और क्या किया जाए, इनके संबंध में विशेष न्यायालय बनाया जाए। पॉस्को कोर्ट रहते हैं हर जगह स्पेशल कोर्ट के तौर पर, एडीजे एडिशनल सेशन जज यहाँ पे मामले देख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों से संबंधित एक अभिसमय किया था। कब किया था? कन्वेंशन किया था। कौन से सन में? 1992 में किया था, जिसे भारत ने 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया। इसी परिप्रेक्ष्य में जितने देशों ने उसको अंगीकृत किया, सब देशों ने अपने अपने देश में बालकों के सेक्सुअल हरासमेंट के विरोध में जो अपराध हैं पॉस्को टाइप के एक्ट बनाए हैं, जो सदस्य देश इसको अंगीकृत किए हैं। हमारा भारत भी 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया है। सेक्शन 1 कहती है इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। इस एक्ट का लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का विस्तार कहाँ है? संपूर्ण भारत पर है। और यह 14 नवंबर 2012 से लागू है। कब से लागू है? 14 नवंबर 2012 से लागू है ये एक्ट। सेक्शन 2 में परिभाषाएं बताई गई हैं। आप इसमें देखेंगे कुछ 13-14 परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। जैसे इसमें बताया गया है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर लैंगिक हमला। अब यहाँ पे 2 शब्दों को बताया गया है। सेक्शन 5 रिलेवेंट है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला से, 5 में बताया गया है। गुरुतर लैंगिक हमला को सेक्शन 9 में बताया गया है। सशस्त्र बल या सुरक्षा बल से संघ के सशस्त्र बल अनुसूची में यथा वर्णित सुरक्षा बल और पुलिस बल आते हैं। तो यहाँ पे संघ के सशस्त्र बल आते हैं, अनुसूची में वर्णित सुरक्षा बल आते हैं और पुलिस बल, 3 लोग यहाँ पे आते हैं। अब अनुसूची में क्या दिया गया है, अपन अनुसूची देख लेते। सबसे लास्ट में अनुसूची दी गई है पेज नंबर 51 पे। अनुसूची कहती है कि निम्नलिखित सशस्त्र बल सुरक्षा बल के अंतर्गत आएंगे तो एयरफोर्स, आर्मी, असम राइफल, बॉम्बई होम गार्ड, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, कंटिजेंटल गार्ड, डीएसपीई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन, आईटीबीपीएफ इंडो तिब्बत, नेवी, एनआईए, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, टीए टेररिशनल आर्मी, और यहाँ पे स्टेट पुलिस फोर्स भी आ जाएगी, आर्म्ड कांस्टेबल भी आ जाएंगे, और
आप देखेंगे आर्म फोर्स भी यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह आप देखेंगे तो ये इतने पदाधिकारी यहाँ पे सशस्त्र बल या सुरक्षा बल के अंतर्गत आते हैं, जो सशस्त्र बल और सुरक्षा बल डेफिनेशन के अंदर कवर होते हैं। सेक्शन 2D में बालक शब्द को परिभाषित किया गया है। 2(1)D में बालक क्या है? 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बालक है। 2(1)DA में बालक संबंधी अश्लील साहित्य है। अब यहाँ पे थोड़ा आप समझिएगा, किसी बालक को सम्मिलित करते हुए लैंगिक संबंध बनाने के आचरण से का कोई भी दृश्य चित्रण अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत फोटो, वीडियो, डिजिटल, कंप्यूटर जनित ऐसी आकृति जो वास्तविक बालक होने जैसी लगे और सृजित, रूपांतरित, परिवर्तित किंतु बालक का चित्त प्रतीत होने वाली आकृति भी है। तो यहाँ पे देखिए, चाहे फोटो हो बालक की, वीडियो हो, डिजिटल या कंप्यूटर जनित आकृति हो जो अश्लीलता को प्रदर्शित करती है, अश्लीलता की लैंगिक कृत्यों से संबंधित हो, उनको यहाँ पे अपन ने बालक संबंध अश्लील साहित्य, पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहा गया है। घरेलू संबंध को डिफाइन किया गया है 2(1)E में, धारा 2(4) में जो डोमेस्टिक वायलेंस में, वो यहाँ घरेलू संबंध का है। 2(1)F में आप देखेंगे प्रवेशन लैंगिक हमला है। प्रवेशन लैंगिक धारा 3 में जो अर्थ है वो यहाँ प्रवेशन लैंगिक हमला का है। 2(1)G में बेहद है, इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा बनाया गया बेहद है, वही बेहद है। 2(1)H में धार्मिक संस्था है, तो धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988 में जो अर्थ है धार्मिक संस्था का, वो यहाँ पे अर्थ होगा। 2(I) लैंगिक हमला, धारा 7 में जो बताया गया वो लैंगिक हमला है। 2(I) के बाद J आ जाएगा, सेक्सुअल हरासमेंट, धारा 11 में जो अर्थ बताया गया वही सेक्सुअल हरासमेंट है। कमेंट, टिप्पणी, प्रस्ताव ऑफर करना, पोर्नोग्राफी दिखाना, लैंगिक उत्पीड़न। के साझी गृहस्थी, ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है 2(1) में। साझी गृहस्थी ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति बालक के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है, किसी समय रह चुका है, बालक को अपराधी एक ही जगह रह रहा है। 2(L) स्पेशल न्यायालय से धारा 28 के अधीन उस रूप में अभिहित कोई न्यायालय अभिप्रेत है। 2(M) स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर से धारा 32 के अधीन नियुक्त कोई अभियोजक अभिप्रेत है। अन्य शब्दों पदों का क्या अर्थ होगा जो परिभाषित नहीं किए गए? तो उन्होंने बताया जो IPC में परिभाषित है, जो CRPC में परिभाषित है और जो जुवेनाइल जस्टिस या IT एक्ट में परिभाषित है, 4 एक्ट में परिभाषित है, वहीं अर्थ लिया जाएगा। देखिए, आज का समय थोड़ा बदलाव का समय है। हम लोगों को बच्चों को प्रोटेक्ट करना है हर जगह पे। मैं आपको बता दूं, हर जगह पे फैमिली मेम्बर हैं, ज़्यादातर ये होता है परिचित लोग अब्यूज करते हैं बच्चों का, तो उस चीज़ों को थोड़ा माँ बाप को बहुत ध्यान देना है। कहाँ बच्चा उठ रहा है, बैठ रहा है, कैसे स्कूल जा रहा है, किन लोगों से मिल रहा है, टीचरों के आचरण कैसे हैं, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है अवेयर होने की। ये चीज़ें पॉस्को एक्ट हम लोगों को सिखाता है कि अपन लोगों को इन चीज़ों के बारे में अवेयर होना है, जिससे क्या हो, इस तरह की कोई गतिविधि ना हो, कोई विक्टिम ना बने। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 2 बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध क्या होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा प्रवेशन लैंगिक हमले को परिभाषित किया गया है। धारा 375 है जो IPC की सहज धारा, बिल्कुल सेम टू सेम रखी गई है। सेक्सुअल कृत्य हो रहे हैं बच्चे के साथ में, इंटरकॉर्स हो रहा है तो प्रवेशन लैंगिक हमला हो रहा है। इंटरकॉर्स सेक्सुअल अपराध हो रहा है जैसा 375 में होता है, बलात्कार की भांति अपराध, वो यहाँ पे प्रवेशन लैंगिक हमले में आता है 375(1) के अनुसार। प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड सेक्शन 4 में बताया गया है। सेक्शन 4 में क्या दंड है? जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, तो जो बलात्कार के लिए दंड है उसी भांति का दंड यहाँ बताया गया है। जैसे बलात्कार ये 376(1) में जो दंड है वही दंड यहाँ बताया गया है। 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक और जुर्माने से दंडित होगा, ये 376(1) में है, तो ये यहाँ बताया गया है। सब क्लॉज 2 बताती है कि जो कोई 16 वर्ष से कम आयु की बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, तो यहाँ पर देखिएगा 376(3) जोड़ी गई है अमेंडमेंट 2018 द्वारा, तो उसके भांति धारा 2 है ये। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर क्या कर रहे हैं? लैंगिक हमला करेगा, कारावास से 20 वर्ष तक कम नहीं होगा, आजीवन कारावास तक जो शेष जीवन तक हो सकेगा, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 16 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, उसके साथ अब्यूज करते हैं तो क्या होगा? प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? दंडित किया जाएगा 10 वर्ष से, कितने से? 20 वर्ष से
आजीवन कारावास तक जो शेष जीवन तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडित होगा। जुर्माना जो होगा वो पीड़ित को दिया जाएगा, यहाँ पर बताया गया है पीड़ित को जुर्माना दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 5 पे आ जाते हैं, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। अब हम लोगों ने 376(2) धारा पढ़ी है, 375(2) धारा पढ़ी है, या 376(2) समझ लीजिए, यहाँ पे 376(2) पढ़ी है। अब 376(2) में क्या है, पुलिस अधिकारी के प्राधिकार में अस्पताल का प्रबंधक मैनेजर, कोई अन्य अथॉरिटी है, कोई संस्थान है, उसका पदाधिकारी है, शोषण करता है बच्चों का, अब्यूज करता है, जो संरक्षक है वही भक्षक हो जाता है यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे प्रवेशन लैंगिक हमला होता है, इंटरकॉर्स होता है, बलात्कार जैसा कृत्य होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई अधिकारी द्वारा ये किया जाता है, कोई ऑथराइज पर्सन जिसके संरक्षण में ऐसा बच्चा रखा गया है, उनके द्वारा इंटरकॉर्स की गतिविधि की जाती है, बलात्कार किया जाता है बच्चों के साथ में, तो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला हुआ। ये गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाता है। सेक्शन 5 इसके बारे में उल्लेख करती है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है ये, थोड़ा आप देख लीजिएगा, कोई वो नहीं है, वही लिखा है जो बलात्कार का 376(2) में खंड बताए गए हैं। 376(2) में 13 प्रकार की कंडीशन बताई गई हैं, वही कंडीशनें यहाँ बताई गई हैं। इसको गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाएगा। जो कोई इस तरह का गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा उसके लिए दंड सेक्शन 6 में बताया गया है। दंड क्या है, कठोर कारावास 20 वर्ष से आजीवन कारावास तक जो शेष जीवन तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडित होगा, या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे अधिकारियों पर कमांड ज़्यादा कसना है। अब जो संरक्षक ही भक्षक बन जाए उसको तो बहुत ज़्यादा दंड देना चाहिए। उससे तो मुझे लगता है कुछ ऐसा करना चाहिए जो आज की औरत में डिम्पल कपाड़िया ने किया था, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आगे की पीढ़ी पे वो कभी अपराध करे ही ना, ऐसा करना चाहिए। तो कठोर कारावास 20 वर्ष से आजीवन कारावास तक शेष जीवन तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडित होगा या मृत्यु दंड से दंडित होगा। जुर्माने पीड़ित को संदाय किया जाएगा, सबको अब तो कहती है। सेक्शन 7 में आ जाते लैंगिक हमला। अब लैंगिक हमले के अपराध में क्या होता है, ये सेक्शन 7 में बताया गया है। यहाँ तक लैंगिक आशय से क्या करता है, स्पर्श करता है स्त्री को, अनचाहा अनवेलकम टच करता है। लैंगिक आशय से शारीरिक संपर्क ग्रस्त करता है। शारीरिक संपर्क मतलब आप देखेंगे जैसे आपराधिक बल होता है, 354 होता है, लज्जा भंग, एक वर्ड आपने सुना है मॉलेस्ट टाइप का वर्ड सुना है, मॉलेस्ट टाइप की गतिविधि करता है, तो ये लैंगिक हमले के अंतर्गत आता है। एसाल्ट है ना एक हिसाब का, इस तरह की कृत्य कर रहा है। तो लैंगिक हमले में क्या होता है, आपराधिक बल और हमला दोनों का कंबाइन होता है कि हमला कोशिश करता है टच करने की या टच करता है उसको, अनवेलकम टच करता है, शारीरिक संपर्क बनाता है विथआउट इंटरकॉर्स, लैंगिक हमला कहलाता है। लैंगिक हमले के लिए दंड सेक्शन 8 में बताया गया है, जो 3 वर्ष से 5 वर्ष तक को जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कितने से, 3 वर्ष से 5 वर्ष तक को जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आगे आते हैं, सेक्शन 9 में आते हैं, गुरुतर लैंगिक हमला। अब देखिए, जो स्पर्श कर रहा है या शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है विथआउट इंटरकॉर्स, ये कोई पदाधिकारी कर रहा है, संरक्षक कर रहा है, कोई पुलिस अधिकारी हो सकता है, वो सशस्त्र बल का अधिकारी हो सकता है, यहाँ पे लोक सेवक हो सकता है, अस्पताल का प्रबंधक कर्मचारी हो सकता है, तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे जो वर्णित की गई हैं। तो इनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है, तो यहाँ पे गुरुतर लैंगिक हमला माना जाएगा। स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, मोलेस्ट कर रहा है ऐसे बच्चों को। आगे देखते हैं अपन, इसके लिए दंड सेक्शन 10 में बताया गया है। कितना दंड है, 5 वर्ष से 7 वर्ष तक को जुर्माने से। कैसे, हमने नॉर्मल व्यक्ति के साथ अगर ऐसा कृत्य कोई करता है तो इससे पहले अपन ने सेक्शन 8 में देखा कि लैंगिक हमले के लिए दंड 3 वर्ष से 5 वर्ष तक जुर्माना है। तो ये गुरुतर गंभीर लैंगिक हमला है तो इसके लिए 3 वर्ष से 5 वर्ष से ज़्यादा देना चाहिए। तो अपन ने 5 वर्ष से 7 वर्ष तक जुर्माने का दंड दिया है, उससे ज़्यादा दंड दिया है। सेक्शन 11 में आ जाते हैं, लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है। अब लैंगिक उत्पीड़न से कोई व्यक्ति किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है, यह कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से देखिए क्या कर रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट। अब देखिए लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है, अब बच्चों को अश्लील कमेंट्स करना, इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं लोग वाग। अब महिलाएं ट्रॉल होती हैं इन चीज़ों से, आपको पता रहता है, कुछ लोग बिल्कुल बाइजात टाइप के होते हैं, उनके बाजू से निकल जाए कोई अच्छी सी महिला या लड़की निकल जाए
कोई भी निकल जाए फिर तो, चाहे लेडीज निकले किसी भी उम्र की, तो वो बहुत गंदे अश्लील कमेंट्स करते हैं, बहुत गंदे अश्लील कमेंट, पता नहीं क्या फितरत है। तो ये चीज़ें हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं, इसको मैं पढ़ता हूँ, ये पढ़ने लायक धारा है, तो इसको थोड़ा देखिएगा, समझिएगा। हालांकि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ लैंगिक उत्पीड़न के। कोई व्यक्ति किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है, कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि अंग विक्षेप करता है या कोई वस्तु शारीरिक का भाग इस आशय से प्रदर्शित करता है, बालक द्वारा ऐसे शब्द ध्वनि सुनी जाए, अंग विक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाए। किसी बालक को उसके शरीर या शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाता है जिससे उसको ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जा सके। तीसरा, अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्रारूप में मीडिया में बालक को वस्तु दिखाता है, बालक को कोई वस्तु दिखाता है, वस्तु के तौर पर प्रस्तुत करता है। चौथा, बालक को या तो सीधे इलेक्ट्रॉनिक अंकीय या किसी अन्य साधनों द्वारा बार बार या निरंतर पीछा करता है, दिखाता है, संपर्क करता है, स्टॉकिंग करता है, वो भी इसमें आ जाएगा। बालक के शरीर के किसी भाग या लैंगिक कृत्य में बालक को अंतर्ग्रस्त होने का इलेक्ट्रॉनिक फिल्म या अंकीय या किसी अन्य पद्धति माध्यम से वास्तविक या गढ़कर चित्रण को मीडिया के किसी रूप में उपयोग करने की धमकी देता है, मीडिया के रूप में चित्रण को उपयोग करने की, कि हम इसको पब्लिश कर देंगे। किस पे कर देंगे? मीडिया में। जैसे दृश्यम पिक्चर में अपन देखा, उस लड़की का वीडियो बना लेता, वो बोलता है इसको हम डाल देंगे वीडियो को, इस तरह की धमकी देता है। अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देता है या उसके लिए परितोषण देता है। लैंगिक आशय से तथ्य का प्रश्न होगा, लैंगिक आशय अंतर्वलित है, तथ्य का प्रश्न। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कहीं ना कहीं से यहाँ एब्यूज हो रहा है, शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश करने की बात की जा रही है, या कहीं से भय पैदा किया जा रहा है सेक्सुअल हरासमेंट करके, तो ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड है 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना, सेक्शन 12 बताती है। सेक्शन 13 में आ जाते हैं अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग। अब अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग कैसे होता है, तो ये सेक्शन 13 बताती है, और उसके लिए दंड सेक्शन 14 बताती है। तो सेक्शन 13 अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो कोई किसी बालक का मीडिया के, जिसमें टेलीविज़न चैनल और इंटरनेट या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप या मुद्रित प्रारूप का प्रसारित कार्यक्रम में विज्ञापन चाहिए, ऐसे कार्यक्रम विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या ना हो, किसी प्रारूप में ऐसे लैंगिक परितोषण के प्रयोजन के लिए उपयोग करता है जिसमें निम्नलिखित संबंध है। क्या सम्मिलित है? बालक की जननेंद्रियों का प्रतिदर्शित करना, बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में प्रवेशन के साथ या उसके बिना करना, बालक का अशोभनीय अश्लीलतापूर्ण प्रतिदर्शन करना, किसी बालक के अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का अपराध दोषी होगा। तो कुल मिला के फोटो यूज कर रहे हैं अपन बालक की। जैसे मैंने आपको मैं बताऊं, अभी मेरी दीपावली पे गया था, मेरे दोस्तों ने इकट्ठे हुए, कुछ दोस्तों, उन्होंने पार्टी रखी एक मंदिर पे, तो उसके बाजू में तालाब था, कुछ छोटे छोटे बच्चे नहा रहे थे, तो मैं उधर फ़ोटो निकालने गया, तो वो बच्चे नहा के आए, तो छोटे गांव के बच्चे क्या होते, कपड़े ही नहीं पहनते हैं, न्यूड नहाते हैं वो लोग, तो वैसे ही नहा के वो बाहर आ गए। छोटे छोटे होंगे करीब 3-4 साल 5 साल के बच्चे, वो कूद जाते, तैरना आता उन लोगों को। तो मैंने उन लोगों की एक फ़ोटो क्लिक कर ली अपने साथ में, जो पानी से निकले हुए थे। उस फ़ोटो को मैंने पोस्ट करने की कोशिश की फेसबुक पे, और फ़ोटो डाली, तो ध्यान नहीं रहा, मैंने कहा ये इस तरह की फ़ोटो है, बच्चे उसमें नंगे दिख रहे हैं, तो वो फ़ोटो मैंने वहाँ पे डालने की कोशिश की, तो वो फ़ोटो वहाँ से रिस्ट्रिक्शन आ गया वहाँ से कि इस तरह की ये नियम के विरुद्ध है, आप पोस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो होता है, ये देखिए यहाँ पे हरासमेंट के अंतर्गत आ जाएगा, आप देखेंगे तो हरासमेंट के अंतर्गत आ जाएगा, लैंगिक हरासमेंट के अंतर्गत ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, हाँ, सपना जुड़ चुकी हैं, सपना आप दिखाई दे रहा है, वेलकम। मैंने आपको लिंक भेजा था, काफ़ी देर से ज्वाइन किया, लेकिन आपने जैसा भी पॉसिबल हो ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अभी क्लास आगे चल रहे हैं, हम लोग पॉस्को एक्ट पढ़ रहे हैं, सेक्शन 10 पे बात कर रहे हैं, रिवीजन क्लास के हिसाब से चल रही है क्लास। तो यहाँ पे सेक्शन 10 क्या, सेक्शन 12 की बात कर रहे हैं, लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। तो दंड क्या है लैंगिक उत्पीड़न के लिए? 3 वर्ष का कारावास है और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 3 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा लैंगिक उत्पीड़न के लिए। अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग, ये जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, तो अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग करते हैं, फ़ोटो छापते हैं, कुछ प्रिंट मीडिया में निकालते हैं, तो उसको रोका गया है, ये अश्लील प्रयोजनों के लिए यूज करना है। इसके लिए दंड की बात सेक्शन 14 में की गई है। सेक्शन 14 में 2 प्रकार के दंड किए गए हैं। एक, प्रथम दोष सिद्धि पर दंड 5 वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माने से दंडित होगा,
और पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर 7 वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माने से दंडित होगा। तो प्रथम दोष सिद्धि पर अगर किसी बालक की फ़ोटो, हम अश्लील फ़ोटो, इस तरह की कोई फ़ोटो छापते हैं, प्रसारित करते हैं वीडियो, तो 5 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंड होगा। और पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये बताती है सेक्शन 14। अतिरिक्त दंड भी दिया जा सकता है। इसके अलावा अतिरिक्त दंड भी दिया जाता है। सब क्लॉज 2 इसके लिए अनुशंसा करती है, तो ये आप थोड़ा यहाँ पे देखिएगा। सेक्शन 15 पे आ जाते हैं। बालकों को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड। जो अश्लील सामग्री है उसके स्टोरेज करने के लिए दंड यहाँ पे किया गया है। सेक्शन 15 में 3 प्रकार के दंड आपको देखे जाएंगे। पहला दंड बताता है स्टोरेज करने के लिए, भंडारण के लिए दंड बताता है। दूसरा बताता है वितरण करने के लिए, और तीसरा बताता है वाणिज्यिक मात्रा में से संबंधित दंड बताता है। तो पहली क्लॉज बोलती है कोई भी व्यक्ति जो बालक संबंधी अश्लील साहित्य का साझा या पारिश्रित करने के आशय से किसी बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में भंडारण करता है, रखता है, उसे मिटाने, नष्ट करने अभिहित प्राधिकारी को जो बेहतर हो असफल होता है, 5,000 रुपये से अन्यून जुर्माने से दंडित किया जाएगा प्रथम दोष सिद्धि पर, और पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मान लीजिए एक बच्चे की कोई अश्लील फ़ोटो है, वीडियो है, कोई अपने स्टोर करता है मोबाइल में, लैपटॉप में, ऐसा पाया जाता है तो 5,000 रुपये प्रथम दोष सिद्धि पे और पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पे 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सब क्लॉज 2 कहती है कोई भी व्यक्ति जो किसी बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का रिपोर्टिंग के ऐसे प्रयोजनों के सिवाय जो बेहद किया जाए, मतलब जो पब्लिश करना है, रिपोर्ट बनानी है किसी न्यूज़पेपर के लिए, उसको छोड़ के किसी भी समय किसी भी रीति में पारेषण, प्रदर्शन या प्रचार वितरण करेगा। पारेषण नहीं कर सकते आप, डिस्प्ले नहीं कर सकते कि आप यूट्यूब पर डाल दें एक वीडियो बना के बच्चे के अश्लील संबंध में, वो नहीं कर सकते आप। वितरण नहीं कर सकते, किसी अन्य को आप सेंड नहीं कर सकते हैं, या प्रचार नहीं कर सकते, प्रदर्शन कुछ भी नहीं कर सकते, पूरी तरह से रोक है। न्यायालय में उसका साक्ष्य के रूप में उपयोग करता है, वह किसी भांति के कारावास से 3 वर्ष तक या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साक्ष्य के तौर पे भी बिना न्यायालय की अनुमति से आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते कोर्ट में। ये देखिएगा 3 वर्ष के कारावास, जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। कई के लिए वितरण के लिए, वितरण के लिए, भंडारण के लिए हम लोगों ने देखा 5,000 रुपये जुर्माना, 10,000 रुपये पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पे, और वितरण के लिए हम लोगों ने देखा कितना दंड है, 3 वर्ष तक, जुर्माना है, दोनों से दंडित। अब तीसरी क्लॉज बोलती है सेक्शन 15 की कि कोई भी व्यक्ति जो किसी बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भंडारण करता है। कै के लिए भंडारण करता है? व्यवसायिक, ट्रेड के आधार पर भंडारण करता है बड़े लेवल पे। जैसे आप देखेंगे, ये कौन सा एक अभिनेता अभी पकड़ा गया ना, शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड राज कुंद्रा, ये स्टोरेज करता था। इसने कोई ऐप्स बना रखा था जिस पे बहुत सारे अश्लील वीडियो इसने अपलोड किए थे, उस आधार पर इस पर कार्रवाई की गई है। अब बच्चों के संबंध में वीडियो होंगे तो पॉस्को एक्ट की धाराएं भी उसके ऊपर लगेंगी। तो ये चीज़ थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। भंडारण करता है या रखता है वह पहली दोष सिद्धि पर कितना दंड दिया जाएगा? 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के कारावास से दंडित होगा। प्रथम दोष सिद्धि पर 3 वर्ष से कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। एक बार दंडित होने के बाद दोबारा फिर वही करता है। मान लीजिए राज कुंद्रा छूट गया, कन्विक्ट हो गया, सजा भोग आया, फिर वही काम फिर करने लगा, फिर दंडित करेंगे। तो 5 वर्ष से 7 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये रिपीटेड धाराएं हैं, जो दंड हैं पहले भी इस तरह के दंड लगे हैं, तो उसी तरह के दंड यहाँ पे बताती है। ठीक है, सेक्शन सब क्लॉज 3। यहाँ पे आ जाते हैं, सेक्शन 16 पे आ जाते हैं। हाँ सपना, आप चाहें तो वीडियो म्यूट रखें, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को ऑफ रखें। सेक्शन 16 अब देखिए किसी अपराध के दुष्प्रेरण के बारे में बताती है सेक्शन 16। अपराध का दुष्प्रेरण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से किसी अपराध का दुष्प्रेरण होता है, वही चीज़ यहाँ बताई गई है। जो सेक्शन 107 में आईपीसी में लिखा है बिल्कुल सेम धारा यहाँ पे रखी गई है। जो आईपीसी में लिखा है बिल्कुल सेम धारा यहाँ पे रखी गई है। उकसाना दुष्प्रेरण का एक एलिमेंट है, षड्यंत्र में सम्मिलित होना एलिमेंट है, तीसरा है साहस सहायता करना। बिल्कुल 107 को उठा के यहाँ रखा गया है, कोई पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो 3 एलिमेंट आप याद रखिएगा। दुष्प्रेरण को डिफाइन कहाँ किया गया? सेक्शन 16 में, पॉस्को एक्ट में। इतना आपको याद रखना है, 3 कंटेंट से मिलकर दुष्प्रेरण बनता है और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। सेक्शन 17 कहती है जो कोई दुष्प्रेरण का अपराध करेगा
तो क्या दंडित दिया जाएगा? तो सेक्शन 109 जो आईपीसी कहती है वही बात यहाँ लिख दी है कि सेम दंड से दंडित किया जाएगा। जो अपराध के लिए दंड है वही दंड इसको भी दिया जाएगा सेक्शन 17 में। सेक्शन 18, किसी अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दंड क्या है? अब प्रयत्न के लिए दंड क्या है? जो 511 में है आईपीसी में दंड, वही दंड यहाँ पे रखा गया है, बिल्कुल सेम। इन्होंने कह दिया है आजीवन कारावास का आधा दिया जाएगा, या दीर्घतम कारावास का आधा दिया जाएगा, या जुर्माने से दंडित होगा, या दोनों से दंडित होगा। जुर्माने का आधा नहीं किया गया यहाँ पे, तो आजीवन कारावास का आधा या दीर्घतम कारावास का आधा दिया जाएगा, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये दंड आपको देखना है सेक्शन 18 में। तो इन धाराओं के आजू बाजू में आप लिख लेना है, 116 के बाजू में 107 लिख लेना आईपीसी रिलेवेंट सेक्शन, 17 के बाजू में 109 आईपीसी रिलेवेंट सेक्शन लिख लेना, और 18 के बाजू में लिख लेना रिलेवेंट सेक्शन 511 आईपीसी। तो इससे आपको ये ध्यान रहेगा जो वहाँ लिखा है वही चीज़ यहाँ है, तो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, दुष्प्रेरण 16 में है, दुष्प्रेरण का दंड 17 में है, और प्रयत्न कितने में? 18 में। यहाँ 3 धाराएं हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है इन 3 धाराओं में से, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रोसीजर पे, चैप्टर 5 पे आ जाते हैं, मामलों की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया है जी। 19 से लेकर 23 तक की धाराओं का उल्लेख यहाँ पे किया गया है, तो इसको थोड़ा अपन समझने की कोशिश करते हैं। प्रोसीजर है, थोड़ा दिमाग में बैठालते हैं, कुछ पेनल्टी प्रोविजन भी यहाँ मिलेंगी तो उनको भी अपन देखते हैं। अपराधों की रिपोर्ट करना। अब देखिए अपराधों की रिपोर्ट कैसे होगी, इस संबंध में अपन थोड़ी धारा को अपन को पढ़ना पड़ेगा। देखिए सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत बालक भी है, जिसको यह आशंका है कि, क्या आशंका है? जिसको यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने की संभावना, इस एक्ट में कोई अपराध किए जाने की संभावना है, ऐसी आशंका है, या जानकारी रखता है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है, वह निम्नलिखित को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा। किसको जानकारी उपलब्ध कराएगा? कोई भी व्यक्ति जानकारी देगा। मतलब कहने का तात्पर्य हमें इन्फॉर्मेशन देना है लोगों को। किनको? विशेष किशोर पुलिस यूनिट, एसजेपीयू, विशेष स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बोलते हैं, एसजेपीयू। दूसरा स्थानीय पुलिस, लोकल पुलिस, एलपी को, एसजेपीयू को, एलपी को सूचना देगा कोई भी व्यक्ति के भैया यहाँ पे बच्चों के साथ शोषण किया जा रहा है, अपराध किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति दे सकता है, वो बालक खुद भी दे सकता है सूचना, कोई भी दूसरा बालक दे सकता है। दूसरा, उपधारा 1 के अधीन दी गई प्रत्येक रिपोर्ट में एक प्रविष्टि संख्यांक अंकित होगी, लेखबद्ध की जाएगी। जैसे एफआईआर दर्ज करते वैसे ही दर्ज करेंगे। एक प्रविष्टि संख्या के 11वें नंबर की रिपोर्ट है, 110 नंबर की रिपोर्ट है, इस तरह लिखा जाए। सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी। अगर आप ओरली बोलने गए हैं थाने में या इन जगह पर गए हैं तो पढ़ के सुनाई जाएगी लिखकर। पुलिस यूनिट द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्ट की जाएगी, एंट्री की जाएगी, पंजीबद्ध की जाएगी। जो पुलिस पुस्तिका है जहाँ पे रिपोर्टों को पंजीबद्ध किया जाता है, पंजीकृत रजिस्टर होता है एक, जहाँ पे पंजीकृत वो होता है ना, कच्ची एफआईआर, पक्की एफआईआर, ऐसा हम लोग सुनते हैं लोकल में। तो कच्ची एफआईआर क्या होती है? दो लोगों की लड़ाई हो गई तो पुलिस वाले एक मध्यम मार्ग निकालते हैं, कुछ पैसा मिल सकता है, दोनों को सुलटा देते हैं, बुलाते हैं, दोनों को समझा देते हैं और इससे पैसा ले लेते हैं, उससे और राजीनामा करके भगा देते हैं। तो वो एक पेज को रख लेते हैं अपने पास एफआईआर के तौर पे, फाइल में एंट्री नहीं करते हैं। दोनों पार्टियों को बुलाया जाता है, इसको धमकाते हैं, उसको धमकाते, इससे पैसे लिए, उससे पैसे लिए, राजीनामा करा के दोनों को छोड़ दिया, एफआईआर फाड़ के फेंक दी। वैसे पुलिस वालों को निर्देश होते हैं कि जिस थाने में जितनी कम एफआईआर दर्ज होगी उतना अच्छा माना जाएगा लैंड ऑर्डर आप मेंटेन कर रहे हैं। ज़्यादा एफआईआर दर्ज होंगी तो इसका मतलब ये थोड़ी आप काम अच्छा कर रहे हैं, मतलब आपकी वजह से अपराध ज़्यादा हो रहे हैं, ये भी तो सामने आता है रीजन। तो ये चीज़ थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पढ़ के सुनाई जाएगी, बिल्कुल एफआईआर जैसे ही काम होगा यहाँ पे दर्ज होने का। सब क्लॉज 3, जहाँ रिपोर्ट बालक द्वारा दी गई है, अगर बालक ने ऐसी रिपोर्ट दी है, सरल भाषा में लिखी जाएगी और बालक की अंतर्वस्तु को समझाया जाएगा। बालक को समझाया जाएगा कि ये कहना चाहते हो, ये मैंने लिख दिया है। चौथा, यदि बालक समझने में असफल रहता है तो कोई अनुवादक या दुभाषीय इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर को रखा जाएगा, फीस के संदाय पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर को उपलब्ध कराया जाएगा। कई बार क्या होता है कि भाषा नहीं समझ रहा है बच्चा, मान लीजिए जैसे बुंदेलखंडी आती है, उसको आप बिल्कुल हिंदी बोलेंगे तो नहीं समझ पा रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं, उन्हें बुंदेलखंडी में ही बोलना पड़ेगा, या इंग्लिश में कन्नड़ जानता है वो हिंदी नहीं जानता है, तो भैया उसको उसके भाषा में बताना पड़ेगा अपन को।
5वां, जहां विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस का समाधान हो जाता है कि बालक को जिसके विरुद्ध अपराध किया गया देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता है। कैसी आवश्यकता है? देख रेख और संरक्षण की। तब रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात ऐसे देखरेख और संरक्षण में संरक्षण गृह या निकटतम अस्पताल में भर्ती किया जाना भी है, रखने की तुरंत व्यवस्था करेगी। संरक्षण की आवश्यकता है तो संरक्षण गृह में भेज दिया जाएगा, पुलिस भी भेज सकती है, इसको मैं आपको बता दूं। 6वां, विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस अनावश्यक विलंब के अनावश्यक विलंब के क्या होगा के बिना किंतु 24 घंटे की अवधि के भीतर मामले को बालक कल्याण समिति और विशेष न्यायालय या जहां कोई विशेष न्यायालय पदाभिहित नहीं किया गया है वहां सेशन न्यायालय को रिपोर्ट करेगी। अब ये क्या करेंगे पुलिस वाले? 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है, तो ये कहाँ करेंगे? बालक कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, CWC बोला जाता है इसको, या विशेष स्पेशल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, या विशेष न्यायालय पदाभिहित नहीं किया गया है तो सेशन न्यायालय, कैसे एडिशनल सेशन जज यहाँ पे विशेष न्यायालय होता है पॉस्को का, जैसे अग्रवाल जी हैं यहाँ पे, तो ऐसा अपन देखते हैं। तो इनमें से कहीं पे क्या करेगी? रिपोर्ट करेगी और बालक की देखरेख और संरक्षण की आवश्यक है तो उपाय भी करेगी। तो ये यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, मतलब चालान भेज देंगे, कुल मिला के यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे और भेज देंगे चालान। उपधारा 7, सद्भावपूर्वक दी गई जानकारी के लिए किसी व्यक्ति पर सिविल या दंडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर सद्भावपूर्वक गुड फेथ में कोई काम कर रहे हैं तो कोई कार्रवाई आप पे नहीं की जाएगी। गलत टाइम पर फोन लगाते हैं। आगे बढ़े। सेक्शन 20, मामले को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता। मीडिया, स्टूडियो, फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता। अब देखिए, मीडिया या होटल या लॉज या अस्पताल या क्लब, स्टूडियो, फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई कर्मचारी किसी ऐसी सामग्री या वस्तु की किसी माध्यम के उपयोग से जो किसी बालक के लैंगिक शोषण संबंधित है, अश्लील साहित्य, लिंग संबंधी, बालक के बालकों को अश्लील प्रदर्शन करना, इस संबंध में है, विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा। देखो, इस तरह की कोई फोटो या गतिविधियाँ उसके सामने आती, क्या होता है, कई बार आदमी फोटो निकालता है और प्रिंट निकालता है मीडिया से, इन फोटोग्राफर स्टूडियो से संपर्क करता है कि प्रिंट दीजिए, तो उनको ये पता चलता है अश्लील साहित्य प्रिंट हो रहा है, तो वो जानकारी पुलिस को दे देते हैं कि साहब ऐसी ऐसी फोटो प्रिंट होने को, इन्हें सूचित करना है बच्चों के संबंध में आपको। 21, मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड। कोई व्यक्ति जो धारा 19(1) या 20 के अधीन अपराध किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहेगा, 19(2) के अधीन ऐसे अपराध की अभिलिखित करने में विफल रहेगा, 6 माह तक जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। कितने कारावास से? 6 माह से या दोनों से या दंड से किया जाएगा। मतलब बच्चों के प्रति कोई गतिविधि हो रही, गलत कृत्य हो रहे हैं, सेक्शन 19 में आम व्यक्ति को, बच्चे को बताया गया, तो कोई आम व्यक्ति जिसको रिपोर्ट करना चाहिए नहीं करता है, या कोई कर्मचारी है जो स्टूडियो वगैरह चला रहा है, वो इस तरह की फ़ोटो आती हैं जिनको वो देखता है, बच्चों के संबंध में सूचित नहीं करता पुलिस को, तो ऐसे व्यक्तियों को 6 माह के कारावास, जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। किसी कंपनी या किसी संस्था का कोई भारसाधक व्यक्ति जो अपने नियंत्रणाधीन किसी अधीनस्थ के संबंध में धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहता है, कंपनी द्वारा इस तरह की गतिविधि की जाती है, तो कंपनी का भारसाधक व्यक्ति रिपोर्ट करेगा। वो रिपोर्ट नहीं करता है तो 1 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बालक को लागू नहीं होगी। अब देखिए, बालक भी रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है सेक्शन 19(1) में, तो बालक नहीं करता है रिपोर्ट तो उसको दंडित नहीं करेंगे अपन। कैसे? यहाँ पे डर चाहिए, हिम्मत चाहिए बच्चों में, और वो हिम्मत ही तो मेन कारण है कि दूसरे क्या है कि बल का प्रयोग करते हैं, बच्चों को डरा धमका के रखते हैं, तो इजीली आसान नहीं होता है कि हर बच्चे हर चीज़ की शिकायत। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादातर बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें, एक मित्रवत व्यवहार हमें करना चाहिए। उससे क्या है, बच्चे हमारी सारी चीज़ें शेयर करते हैं। एक एक चीज़ पूछना चाहिए माँ बाप को बच्चों से, कुछ भी कोई भी गलत एब्यूज ना हो। आपने देखा ना, बसों में ले जाते बच्चों को, अब ड्राइवर के साथ गोदी में बैठालते हैं बच्चों को, मोलेस्ट करने की थोड़ी प्रॉब्लम ऐसी देखने में आई थी, तो अभी बिल्कुल निर्धारित कर दिया है
कि ज़्यादातर लेडीज अटेंडर रखे जाएं बसों में। अगर लेडीज अटेंडर नहीं है तो जो कंडक्टर रहेगा या क्लीनर रहेगा, बैठाने वाला रहेगा, वो खड़े ही जाएगा, उसकी सीट अलग होगी, बच्चे नहीं बैठा लेगा वो, कोई बच्चे को गोदी में नहीं बैठा लेंगे। और ये अब्यूज नहीं होगा, किसी भी तरह का अब्यूज नहीं होगा, तो इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। तो ये बहुत बढ़िया है। जहाँ तक हो सके एक सेशन ज़रूर लगवाना चाहिए बच्चों का, स्कूल वालों को। सरकार की भी हिदायतें हैं, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, ये उनको अवगत होना चाहिए बच्चों को। लेकिन एक समय के अनुसार ज़्यादा छोटे बच्चों को अपन ये चीज़ नहीं समझा सकते हैं। जितने थोड़े बड़े होंगे तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तब उन्हें समझाया जा सकता है कि ये किसी से भी टॉफ़ी नहीं लेना है, किसी कोई इस तरह कुछ करता है हरकत तो बताना है घर पे कि ऐसी ऐसी कर रहा था सामने वाला, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। आगे देखेंगे सेक्शन 22, मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड। अब देखिए, कोई व्यक्ति 3, 4, 5, 7, 9 के अधीन किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसको अपमानित करना, उद्दापित करने, धमकाने, मानहानि करने के एकमात्र आशय से मिथ्या परिवाद करेगा। कई बार क्या होता है, झूठे आरोप लगा देते कि जी बच्चों का शोषण कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा देते। वो व्यक्ति वैसा नहीं होगा, प्रचारित करने के लिए कोई अन्य कारण हो सकता है। मिथ्या सूचना उपलब्ध कराएगा, कारावास से 6 माह तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब ये मिथ्या रिपोर्ट कर दिया आपने तो 6 माह जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। किसी बालक द्वारा कोई मिथ्या परिवाद किया गया है, मिथ्या सूचना उपलब्ध कराई गई, तो कोई दंड नहीं किया जाएगा। बालक अगर झूठी रिपोर्ट लिखा देता है, क्या बालक को बहलाया फुसलाया जा सकता है। मान लीजिए उसके पेरेंट कह देते हैं जो तुम्हारा वार्डन है, वार्डन पे क्या करो, रिपोर्ट लगा दो कि जी हमें ऐसा कर रहे हैं। होता है ऐसा, देखो होता है। दबाव बनाने के लिए आदमी ऐसा भी करते हैं, बच्चों का उपयोग, बच्चों को जो रटा दो आप वो बोल देंगे, तो ये भी प्रॉब्लम आती है। तो बच्चों को पनिशमेंट नहीं करेंगे, बड़े हो जाएंगे बच्चे नहीं होंगे। तीसरा, जो कोई बालक नहीं होते हुए किसी बालक के विरुद्ध कोई मिथ्या परिवाद करेगा, मिथ्या सूचना उसको मिथ्या जानते हुए उपलब्ध कराएगा, जिसके द्वारा ऐसा बालक इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अपराधों के लिए उत्पीड़ित हो, वह कारावास से 1 वर्ष तक, जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। झूठा परिवाद करेगा, तो रिपोर्ट करने की बात हो रही थी, अब परिवाद करने की, तो 1 वर्ष तक जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, सेक्शन 22(3) में। 23, मीडिया के लिए प्रक्रिया। अब मीडिया को भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए? जैसे हम लोग आईपीसी की एक धारा पढ़ते 228A पढ़ते हैं, पहचान प्रकटीकरण रोका गया है, इस पर लिख लीजिए 23 के बाजू में रिलेवेंट सेक्शन 228A आईपीसी। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के मीडिया, स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं से कोई पूर्ण या अधिप्रमाणित सूचना रखे बिना किसी बालक के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं करेगा, उस पर कोई ऐसी टीका टिप्पणी नहीं करेगा, ख्याति का हनन, निजता का अतिलंघन होना स्वभाव। आपने देखा ना, बलात्कार से पीड़ित व्यक्ति है, पॉक्सो एक्ट में पीड़ित बच्चे हैं, तो उनका सही नाम, सही स्कूल का पता, सही एड्रेस नहीं शो किया जाता। पेपर में जितनी खबर निकलती है उसमें सब झूठी एड्रेस लिखे रहते, झूठे नाम लिखे रहते। यहाँ तक कि निर्भया का नाम निर्भया नहीं है, मैं आपको बताऊँ, उसका कुछ और ही नाम है, डिस्क्लोज नहीं करना है अपन को, पता होगा, रहने दीजिए। तो निर्भया का नाम निर्भया नहीं है, निर्भया का कुछ और नाम है, कहाँ की रहने वाली, किस स्कूल में पढ़ती है, हर चीज़ हाइड की गई मीडिया से। दूसरा नाम यहाँ पे निर्भया अपन ने बोला है, उसका एक आर्टिफिशियल नाम दिया है जिससे उस नाम से वो जानी जाए। क्या समाज में क्या है, आज भी समाज कहीं ना कहीं हमें वैसे ही दिखता है। माता सीता को उन्होंने अग्नि परीक्षा दिलवा ली, उसके बाद भी लांछन लगाना शुरू हो गए। जब हम उस समय की बात कर रहे श्री राम थे, तो आज के समय में कितनी विपरीत परिस्थितियाँ हैं। आज के समय में हम लोग इतने ज़्यादा वो हो गए हैं, अमानवीय हो गए हैं कि हम एक एक्सीडेंट हो गया है, किसी के साथ गलत कृत हो गया, हम वीडियो बनाने पे भरोसा रखते हैं, उसका इलाज नहीं करवाएंगे, इतने वो है, पोस्ट करेंगे। ऐसे लोगों पे तो पाबंदी की जानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का ऐसा वीडियो बनाता है, वो पोस्ट करता है मीडिया पे, उसको पकड़ के अंदर कर देना चाहिए 1-2 साल के लिए। क्यों कर देना चाहिए? मानवीयता के मूल्य खत्म होते जा रहे हैं, एग्रेसिव होते जा रहे हैं। बच्चे देखिए गेम खेलने लगे हैं, मना कर दो उन्हें, गेम की लत मत डलने दो। अगर मना कर दिया आपने तो वो लड़ने को तैयार होंगे, तोड़ फोड़ करने लगते, इतनी गुस्सा आने लगती बच्चों को। थोड़ा कम, हम जानते हैं कि बिल्कुल मना नहीं कर सकते, थोड़ा कम, थोड़ा बहुत खेलने दो कि भैया 10-15 मिनट को दे रहे हैं मोबाइल, 15 मिनट एक गेम खेल लो, फिर मोबाइल रख देना, बस बात करो। वो मानेंगे नहीं, कैसे कल्चर ही ऐसा हो गया है, एग्रेसिव नहीं है। केयर और शेयर की परिभाषा समझाना है बच्चों को कि शेयरिंग करें एक दूसरे से, वो कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है। हमारा बच्चा सर्वोत्तम है और दूसरे बच्चे ऐसे ही हैं, ये हमारे कॉन्सेप्ट क्या है, पेरेंट्स ही डाल रहे हैं, आपको बताएं।
लेकिन यहाँ पे इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं, ये शिष्टाचार संस्कार है। यहाँ पे सिर्फ इतना है कि एब्यूज ना हो, बच्चों के साथ गलत कृत्य ना हो, तो उसके लिए अवेयर पेरेंट्स को रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए मीडिया पे क्या रिस्ट्रिक्शन 23 पढ़ते हैं 228 ए के समान ही बात की गई है। देखिए, कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के मीडिया स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं से कोई पूर्ण या अधिप्रमाणित सूचना रखे बिना क्या करेगा, जिससे निजता या ख्याति का हनन होता है, प्रभावित होता है, ऐसा प्रकाशित नहीं करेगा, रिपोर्ट नहीं करेगा, प्रकाशन नहीं करेगा, टीका टिप्पणी नहीं करेगा। दूसरा, किसी मीडिया में कोई रिपोर्ट बालक की पहचान को जिसके अंतर्गत नाम, पता, फोटो चित्र, परिवार के ब्यौरे, विद्यालय, पड़ोस या कोई ऐसी अन्य विशिष्टियाँ भी हैं जिनसे बालक की पहचान का प्रकटन होता है, प्रकट नहीं करेगा। इनको प्रकट करने पर भी रोक लगाई गई है कि पहचान प्रकट नहीं करेगा, नाम पता क्या है, पिता का नाम, स्कूल का, कुछ भी नहीं करेगा। परंतु सक्षम विशेष न्यायालय ऐसे प्रकटन के लिए अनुरोध कर सकेगा कि उसकी राय में प्रकटन बालक के हित में, अगर बालक के हित में प्रकटन है तो किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। अगर न्यायालय परमिट कर देता है तो प्रकटन कर देगा। आगे बढ़ते हैं। सबका 3, मीडिया स्टूडियो फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई प्रकाशक या स्वामी संयुक्त रूप से और पृथक रूप से अपने कर्मचारी के कार्यों और लोगों के लिए दायित्वहीन होगा। कार्य करेंगे, कोई प्रकाशित कर देंगे कर्मचारी, तो स्वामी लाइबल होगा, वाइकेरियस लाइबिलिटी यहाँ पे रखी। चौथा, कोई व्यक्ति जो उपधारा 1 और 2 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, मतलब नाम पता प्रकाशित करेगा बच्चों का, 6 माह के कारावास से जो 1 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। 6 माह के कारावास से जो 1 वर्ष तक हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। आपको ये ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। बालक के कथनों को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया 24 से 27 तक दी गई है। बालक के कथनों को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया कहाँ तक दी गई? 24 से 27 तक दी गई है। देखिए, बालक के कथन को बालक के निवास पर, ऐसे स्थान पर जहां वह साधारणतः निवास करता है, या उसकी पसंद के स्थान पर, और यथासाध्य उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। तो जो 161 के बयान होते हैं वो यहाँ पे 161 के बयान टाइप में बयान है 24 में, कि बालक के कथन है, विक्टिम व्यक्ति है जिसके साथ गलत कृत्य हुआ है, तो उसके कथन लिखे जाएंगे। तो पुलिस थाने तो बुलाएंगे नहीं, छोटा बच्चा है, बुजुर्गों, बच्चों को, अक्षम व्यक्तियों को नहीं बुलाया जाता। वो जहाँ रहते हैं या उनकी सुविधा के स्थान पर कहीं मंदिर, पार्क में बुला लेते हैं, सिविल ड्रेस में पुलिस वाले जाते, कथन लिख लेते हैं। उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित लिया जाएगा। जेंट्स पुलिस अधिकारी जाएगा, बच्चे भय खाएंगे, फैमिलियर नहीं होंगे, तो महिला पुलिस अधिकारी जो सब इंस्पेक्टर होगी कम से कम, उसको भेजा जाएगा। बालक के कथन को अभिलिखित किए जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा, नो ड्रेस। अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी बालक की परीक्षा करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी समय अभियुक्त के किसी भी प्रकार के संपर्क में ना आए, किसी भी प्रकार के संपर्क में ना आए, ये सुनिश्चित करेगा। कौन करेगा सुनिश्चित? पुलिस अधिकारी। अभियुक्त और बालक का आमना सामना ना हो। किसी बालक को किसी भी कारण से रात्रि में किसी पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा, पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाएगा बालक को रात में। 5वां, पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से तब तक संरक्षित की है जब तक कि बालक के हित में विशेष न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देशित न की जाए। तो सुरक्षा भी संरक्षण किया जाएगा, यहाँ पर पहचान भी संरक्षित की जाएगी। मैं एक थोड़ा 2-4 सेकंड के लिए मैं थोड़ा रोक रहा हूँ क्लास, एक मैं वो आता हूँ, थोड़ा एक काम है। चलिए आगे बात करते हैं। सेक्शन 25 पे आ जाएंगे, मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन। अब देखिए 164 के बयान होते हैं सीआरपीसी में, पीड़ित व्यक्ति के बयान लिए जाते हैं, तो कौन लिखता है? मजिस्ट्रेट लिखता है। तो वो मजिस्ट्रेट अभिलिखित करेगा ऐसे कथनों को जो 164 के समान है बालक के कथन। परंतु 164 के प्रथम परंतुक में जहां तक वह अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति अनुज्ञात करता है, उस मामले में लागू नहीं होगी।
उपस्थिति अनुज्ञात करता है कि अभियुक्त की अधिवक्ता की उपस्थिति में लिखे जाएंगे, तो ऐसे मामलों में ये लागू नहीं होगा। सब क्लॉज 2, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट फाइल किए जाने पर बालक और उसके माता पिता या उसके प्रतिनिधि को 207 के अधीन विनिर्देश दस्तावेज की एक प्रति प्रदान करें। 207 में क्या होता है, मजिस्ट्रेट ट्रायल में डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं। तो फाइनल रिपोर्ट जब चालान प्रस्तुत कर दिया जाएगा तो ये पूरे रिकॉर्ड प्रस्तुत किए जाएंगे। तो अपन वकील लगाते हैं प्राइवेट, तो वकील क्या करता है, जैसे अपना मेमो भर के देता है तो सारी रिपोर्टें कागज मागज सर्टिफाइड उसको मिल जाते हैं अपनी फाइल बनाने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई। 26 में आ जाते हैं, अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध। तो मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, बालक के माता पिता या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की जिसमें बालक का भरोसा विश्वास है उपस्थिति में बालक द्वारा बोले गए अनुसार कथन अभिलिखित करेगा। जैसे बालक बोलेगा उसके अनुसार कथन को लिखता जाएगा। इन सब की उपस्थिति में यह आवश्यक है, जहां आवश्यक है वहां यथास्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक का कथन अभिलिखित करते समय अनुवादक या द्विभाषीय की सहायता ले सकेगा, फीस के संदाय पर सहायता ले सकेगा। तीसरा, मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी किसी बालक का कथन अभिलिखित करने के लिए मानसिक या शारीरिक निषक्ता वाले बालक के मामले में किसी विशेष शिक्षक या बालक से संपर्क की रीति, सुपरिचित किसी व्यक्ति या क्षेत्र की विशेषज्ञता, फीस की सहायता ले सकेगा। कोई विशेषज्ञ को भी सहायता, साइकोलॉजिस्ट को या बायो मेडिकलिस्ट होते हैं जो डॉक्टर होते हैं बच्चों से संबंधित, जो उनकी साइकोलॉजी समझते हैं, मनोवैज्ञानिक, उनकी सहायता भी ये ले सकते हैं जिससे बच्चा फैमिलियर हो थोड़ा। मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालक का कथन श्रव्यदृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अभिलिखित, वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी इनकी करते हैं। बच्चों के बयानबाजी होते हैं तो ऑडियो वीडियो, वो तो आप सब जगह करने लगे हैं। कोई भी रिकॉर्ड होता है तो पूरा रिकॉर्ड कर लेते हैं जिससे पता चले कि कोई भय में या उसके दबाव में कथन तो नहीं बोल रहा है बच्चा। बालक की चिकित्सीय परीक्षा, अब आपने देखा ना कौन सी धारा में रेप विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, बताइए जल्दी, इसमें लिखा हुआ है, बता ही देंगे आप लोग तो। 164, हाँ 164 में, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। 164 में मेडिकल परीक्षण होता है किसका, रेप विक्टिम का। तो वही चीज़ यहाँ आ रही, बालक का चिकित्सीय परीक्षण, इसके बाजू में लिख लेना आप, हालांकि लिखा हुआ है इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। उस बालक की चिकित्सीय परीक्षा जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, इस बात के होते हुए भी अपराधों के लिए कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद रजिस्ट्रीकृत नहीं किया है। अब प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद रजिस्ट्रीकृत नहीं किया है, धारा 164 के अनुसार की जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा 164 के अनुसार होगा, चाहे इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट परिवार रजिस्ट्रेट नहीं किया गया हो तो। पीड़ित कोई बालिका है तो चिकित्सा परीक्षा किसी महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी। यह भी हमें शिष्टाचार का ध्यान रखा गया है। ये हमारे यहाँ थोड़ी विडम्बना है, रेप विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन जहाँ तक जेंट्स लोग करते हैं, एक महिला की उपस्थिति में, उसके परिवार की कोई सदस्यता होती है उसकी उपस्थिति में किया जाता है। तो ये थोड़ा अनफेयर रहता है, ज़्यादातर महिला करें मेडिकल एग्जामिनेशन तो थोड़ा महिला को थोड़ा कंफर्टेबल रहे उसमें एग्जामिनेशन कराने में। तीसरा, चिकित्सा परीक्षा बालक के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जाएगी, बालक भरोसा विश्वास रखता है जिन पर। चौथा, बालक के माता पिता या अन्य व्यक्ति बालक की चिकित्सा परीक्षा के दौरान किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सकता है तो चिकित्सा संस्था के प्रमुख द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी महिला की उपस्थिति में की जाएगी। अब माता पिता उपस्थित नहीं हो पा रहे तो चिकित्सा संस्था के प्रमुख द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी महिला की उपस्थिति में। ये क्या करते हैं, एक्चुअली एक दो नर्स रहती हैं हॉस्पिटल की, उनको बुला लेते हैं कि मैडम आप लोग आइए। जेंट्स नर्स नहीं आते तो नर्सों की उपस्थिति में मेडिकल एग्जाम वो बताता जाता है, एग्जामिनेशन करते हैं, वहाँ की रिपोर्ट ये लिखते जाते हैं जो इन्हें करना है। विशेष न्यायालय सेक्शन 28 ध्यान रखिएगा, अभिहित किए जाते विशेष न्यायालय स्पीडी ट्रायल, इनका पर्पज होता है कि जल्दी से मामलों का निराकरण हो, त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए। पर्पज क्या है विशेष न्यायालय विहित करने का, स्पीडी ट्रायल करना। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से क्या करेगी, प्रत्येक जिले के लिए इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए किसी सेशन न्यायालय को एक विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करेगी। सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करेगी। जैसा कि अपन को पता है सेशन न्यायालय में एडिशनल असिस्टेंट सेशन न्यायालय भी आता है।
इनको विशेष न्यायालय के रूप में अभिव्यक्त करेगी राज्य सरकार करेगी। ये ऑलरेडी से पहले से पद पे हैं, उन्हीं को इंचार्ज कर दिया जाएगा। अभिहित करना क्या कहलाता है? उन्हीं को पावर दे देना कहलाता है। परंतु यदि किसी सेशन न्यायालय को बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन उन्हीं प्रयोजनों के लिए अभिहित किसी विशेष न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में अधिसूचित कर दिया है तो ऐसा न्यायालय इस धारा के अधीन विशेष न्यायालय समझा। अब देखिए, बालक न्यायालय अब जुवेनाइल जस्टिस के अंतर्गत या बालक न्यायालय बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो उसी न्यायालय को पॉस्को एक्ट के मामले भी सुनने का ऑथराइज कर दिया जाएगा बालक न्यायालय को। सब क्लॉज 2, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय कोई विशेष न्यायालय किसी ऐसे अपराध का उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न, मतलब जो अपराधों का भी विचारण कर सकेगा, अन्य अपराधों का भी विचारण कर सकेगा, विचारण भी करेगा जिसके साथ अभियुक्त को दंड के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया गया है। तो मान लो आईपीसी की कुछ धाराओं में अपराध करते हैं, मान लीजिए किडनैप करते हैं बच्चे को, फिर उसके साथ गलत कृत्य करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पॉस्को लगेगा और आईपीसी की धारा लगेगी, 363 लगेगी, कौन सी लगेगी। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, अन्य धाराएं भी साथ साथ अभियोजित की जा सकेंगी। सब क्लॉज 3 में आता है, विशेष न्यायालय को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67B के अधीन अपराधों का बालकों को चित्रित करने वाली लैंगिक प्रकटन सामग्री के प्रकाशन या पारिशन से संबंधित अपराध हैं, बालकों की ऑनलाइन दुरुपयोग सुकर बनाते हैं विचारण करने की अधिकारिता होगी। तो आईपीसी के अंतर्गत अपराध भी यहाँ पर दंडित किए जाएंगे, मतलब अन्य विधि में आईपीसी या अन्य एक्ट के अंतर्गत। और दूसरा यहाँ पे आईटी एक्ट की धारा 67B में कामुकता प्रदर्शन करने के संबंध, बच्चों के चित्र प्रदर्शित करना, इस तरह की कुछ बातें वहाँ लिखी हुई हैं, तो उसका ट्रायल भी ये साथ साथ करेंगे, अधिकारिता होगी ऐसे मामलों को पॉस्को एक्ट के न्यायालय को संचालित करने वाले न्यायालय। सेक्शन 29, कतिपय अपराधों के बारे में अवधारणा। यहाँ पे कुछ प्रिजम्पशन की गई है, न्यायालय कुछ प्रिजम्पशन करेगा। क्या प्रिजम्पशन करेगा? जहाँ किसी व्यक्ति को धारा 3, 5, 7, 9 के अधीन किसी अपराध के लिए करने या दुष्प्रेरण करने या उसके प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया गया है, वहाँ विशेष न्यायालय अवधारणा करेगा। क्या अवधारणा करेगा? देखिए यहाँ लिखा है सेल्फ प्रिज्यूम। सेल्फ प्रिज्यूम क्या कहलाता है? कि हम मान के चलेंगे कि ये बात सही है, हम मान के चलेंगे। विधि की अवधारणा है ना सेल्फ प्रिज्यूम, विधि की अवधारणा है, हालांकि खंडनीय अवधारणा वाल बोलेंगे इसको, विधि की खंडनीय अवधारणा है। सेक्शन 4 एविडेंस में अपन पढ़ते हैं। अवधारणा करेगा कि सेल्फ प्रिज्यूम ऐसे व्यक्ति ने वह अपराध किया है, दुष्प्रेरण किया है, प्रयत्न किया है, जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं कर दिया। हम तो मान के चलेंगे आपकी रिपोर्ट लिखी है, आपने ये अपराध किया है, अब आप सिद्ध करो आपने अपराध नहीं किया है। अब हम और मैटर में क्या देखते हैं, आपराधिक मामलों में अभियोजन का कर्तव्य होता है दंड अपराधी को साबित करना किसने अपराध किया, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ हम मान के चल रहे हैं आप तो कर दो सिद्ध कि आप निर्दोष हो, तो बच्चे के विरोध में हमें साबित करने की जरूरत है, आप कर दो निर्दोष हो आप साबित, ये प्रिजम्पशन करके चलेंगे अपराधी के संबंध में। सेक्शन 30, आपराधिक मानसिक दशा की अवधारणा। अब देखिए यहाँ पे आपराधिक मानसिक दशा की मेंस रिया की अवधारणा भी की जाएगी। कैसे? सेक्शन 30 कहती है, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किसी अभियोजन में जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता की अवधारणा करेगा। क्या करेगा? मेंस रिया होने की विद्यमानता करेगा। किसी अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि अभियोजन में किसी अपराध के रूप में आरोपित कृत्य के संबंध में उसकी ऐसी मानसिक दशा नहीं थी। तो मानेगा कि पहले से आप दुर्भावना रखते थे या आपका इंटेंशन ही गलत था उसके प्रति, और जो कृत्य आपने किया है तो वो सिद्ध कर सकता है मैं बोनाफाइड ही था, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं, तो उसको ये सिद्ध करने का अधिकार होगा। इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जाता है जब विशेष न्यायालय उसके युक्तियुक्त संदेश से परे विद्यमान होने पर विश्वास करता है। अब युक्तियुक्त संदेश से परे विद्यमान होने पर विश्वास करता है, तो ये मतलब ये संदेश से परे है भाई ये ऐसा नहीं हो सकता या हो सकता, दोनों कंडीशन में भी न्यायालय देखेगा। रीजनेबल, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बियॉन्ड एक्सिस्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इस वर्ड को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक्सिस्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आगे बढ़ते हैं। स्पष्टीकरण में आपराधिक मानसिक दशा क्या होती है? आशय, हेतु, किसी तथ्य का ज्ञान, विश्वास करने का कारण। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बताइएगा, आप लोग थोड़े बोर हो गए होंगे एक जैसा पढ़ के, बताइए एविडेंस में मेंस रिया को साबित करने के लिए कौन सी धारा बताती है? बताइए जल्दी से।
कौन सी धारा है जो मेंस रिया को साबित करने के लिए उपयोगी है एविडेंस में? कौन सी धारा है, जल्दी बताइए। इतना सरल क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 1-2 बार बता भी चुके हैं हम, सब लोग हैं ऑनलाइन के सो गए हैं। सेक्शन 14 मेंस रिया साबित होती है। मन की कोई दशा शारीरिक संवेदना को प्रदर्शित करने वाले तत्वों को साबित करने के बारे में सेक्शन 14 बताती है, जहाँ पे आशय, ज्ञान, उपेक्षा, उतावलापन आदि शब्दों को रखा गया है। 7 शब्द हैं उसके अंतर्गत जिनको साबित करने के बाद। तो मेंस रिया आशय के अंदर क्या में है ना भैया, कितने में? सेक्शन 14 एविडेंस। हाँ, एविडेंस एक्ट की धारा 14 है जो मेंस रिया को साबित करने की बात करती है। ठीक है, सुसंगतता के दायरे में रखा गया है। सुसंगतता में कहाँ है भैया? आईपीसी में मेंस रिया का, में कहाँ है? मेंस रिया का सिद्धांत एक नहीं है सर, आप समझ नहीं रहे हो अनुज। आईपीसी में क्या है, हमारे ब्रिटिश लॉ से लिया गया है, इंडियन पीनल कोड, और ब्रिटिश लॉ में स्पष्टली तौर पे मेंस रिया का सिद्धांत दिया गया है। हमारे यहाँ पे इम्प्लाइड तौर पे निहित है, वहाँ पे विभिन्न शब्दों के द्वारा समझा जा सकता है, जैसे आशय, उपेक्षा, ज्ञान, उतावलापन, बेईमानी से, दुर्भावना से, ऐसे शब्द जो यूज हुए हैं ये मेंस रिया के द्योतक शब्द हैं। एक एसेंशियल के तौर पे अपन लोग पढ़ते हैं, इम्प्लाइड तौर पे माना जाता है, इंडियन पीनल कोड में मेंस रिया का सिद्धांत निहित है। सिराज बनाम डी रोडिजन, इसका लीडिंग केस है। किसी व्यक्ति को दोषी नहीं कहा जा सकता जब तक उसका मन भी दोषी ना हो। मतलब मन के विचारों के द्वारा आपको दोषी होना चाहिए, उत्प्रेरणा होना चाहिए, आशय होना चाहिए, अच्छा बुरा आशय होना चाहिए, तो ये आपने अपराध किया है उस संबंध, तो आपको दोषी माना जाएगा। रैंडमली कोई धोखे से कृत हो गया है तो अपराधी नहीं है। अब कुल्हाड़ी काटने वाला तो आराम से ही काम कर रहा है, किसी को मारना थोड़ी चाहता था, फल निकल के लग जाता है, मर जाता है कोई। इंटेंशन का अभाव है ना, दुर्घटना बस, छोड़ो, ये ध्यान दीजिए, दंडित नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको आप पढ़िएगा, ये बड़ा विस्तृत अध्ययन है। जब अपन आईपीसी पे कभी विस्तृत पढ़ेंगे, क्लास के तौर पे पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे एग्जाम में जो आपकी ज़रूरी है, जैसे आपको मेंस लिखना है, तब ये चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लोर की जाएंगी, कुछ चीज़ें नहीं पढ़ाना पड़ती हैं। ऐसे उतना आप पढ़ लेंगे ना तो उतना आना नहीं है क्वेश्चन, यहाँ बस जितना आना है उतना आपको अभी ध्यान रखना है, इसके बाद अपन चर्चा करेंगे इस पर कभी। 31 विशेष न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का लागू होना। अब जो भी जमानत है, बंदपत है, इसके संबंध में विशेष न्यायालय के संबंध में जो भी ये कार्रवाइयाँ हैं वो कार्रवाइयाँ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ तक कि लोक अभियोजक मामलों का संचालन करेगा, ये भी यहाँ पे समझा जाएगा। विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय समझा जाएगा, सेशन न्यायालय और लोक अभियोजक समझ के जो कार्रवाइयाँ ये लोग करते हैं वही कार्रवाइयाँ यहाँ मानी जाएंगी। 32 विशेष लोक अभियोजक, राज्य सरकार क्या करेगी, केवल इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मामलों का संचालन करने के लिए विशेष न्यायालय में, प्रत्येक विशेष न्यायालय में क्या करेगी, एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करेगी। कौन? राज्य सरकार। कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए? यहाँ पे 7 वर्ष का दिया गया है। नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति, विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति तभी पात्र होगा, केवल तभी पात्र होगा जब 7 वर्ष से न्यून अवधि के लिए अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो। 7 वर्ष तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम। लोक अभियोजक का वही अर्थ लगाया जाएगा जो सीआरपीसी की धारा 2U में है, ये बताया गया सब प्लॉट 3 में। आगे बढ़ते हैं, विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियाँ बताती है। 33 से लेके आगे पढ़ेंगे अपन, 33 से लेके 38 तक। ये बस सेकंड लास्ट टॉपिक है, थोड़ा और बने रहिएगा, 10 से 15 मिनट में अपन फिनिश करते हैं इस टॉपिक को। विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियाँ। कोई विशेष न्यायालय, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट में यहाँ पे